तो चलिए सीधे 1945 में चलते हैं। ये एक ऐसा साल था जिसने दुनिया का नक्शे कदम ही बदल कर रख दिया। लेकिन इस चर्चा में हम सिर्फ पीछे मुड़कर इतिहास की किताबें नहीं पलटने वाले हैं। इसके बजाय हम दी इकोनॉमिस्ट पत्रिका की उस वक्त की ओरिजिनल रिपोर्टिंग के जरिए 1945 को ठीक वैसे ही महसूस करेंगे जैसे उस दौर के लोग कर रहे थे, एकदम रियल टाइम में। तो बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे दुनिया ने युद्ध की जीत के जश्न से निकलकर आधुनिक भूराजनीतिक चिंताओं और एक बिल्कुल नए युग में कदम रखा। जीत का जश्न तो था, पर आने वाले कल का एक अनजाना डर ही था। अगर उस साल के पन्नों को पलटें तो 4 सबसे अहम पड़ाव सामने आते हैं। फरवरी में याल्टा सम्मेलन, मई में यूरोप की जीत, जुलाई में ब्रिटेन का चुनाव जहां लेबर पार्टी ने बाजी मारी, और फिर अगस्त जब परमाणु बम गिरा। ये घटनाएं इतनी तेजी से घटीं कि इन्होंने आधुनिक दुनिया की पूरी नींव ही रख दी। शुरुआत करते हैं 1945 के उस अहम मोड़ से, जब क्रीमिया यानी याल्टा सम्मेलन हुआ था। फरवरी 1945 की बात है। दुनिया के बड़े नेता युद्ध के बाद की दुनिया का नक्शा तय करने के लिए इकट्ठे हुए। उस वक्त की रिपोर्टिंग में इसे तब तक का सबसे स्पष्ट और मुखर सम्मेलन कहा गया था। लेकिन द इकोनॉमिस्ट के पत्रकारों ने उसी वक्त ऐसी दरारें देख ली थी जो आगे चलकर पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांटने वाली थी। पोलैंड के भविष्य को लेकर तनाव बढ़ रहा था और दुनिया को अलग अलग प्रभाव क्षेत्रों या स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस में बांटने की बातें शुरू हो चुकी थीं। हैरानी होती है देखकर कि उस वक्त के पत्रकारों ने बिल्कुल उन्हीं चिंताओं की भविष्यवाणी कर दी थी जो बाद में कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध का मुख्य कारण बनी। मित्र राष्ट्रों का गठबंधन जीतने से पहले ही अंदर से दरकने लगा था। आगे बढ़ते हैं और आते हैं मई 1945 की उस उत्साह भरी ऊंचाई पर, जब यूरोप में जीत मिली और जर्मनी का पतन हुआ। यूरोप में आखिरकार युद्ध खत्म हो चुका था। सालों से जिसका इंतजार था वो पल आ गया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दी इकोनॉमिस्ट ने इस जर्मनी की हार को सिर्फ एक सैन्य हार नहीं माना। इन्होंने एक बड़ा ही सटीक शब्द इस्तेमाल किया, गैंगस्टरों का अंत यानी गुंडों का अंत। ये शब्द अपने आप में पूरी कहानी कहता है। ये हिटलर के उस 1000 साल तक चलने वाले रीच की पूरी नाकामी और उसके आपराधिक चरित्र को सामने लाता है। ये बस एक दुश्मन सेना की हार नहीं थी, बल्कि एक बेहद क्रूर शासन का खात्मा था। पर जीत के इस जश्न के बीच भी रिपोर्टिंग में एक गहरी समझ और बेचैनी दोनों नजर आती है। स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई थी कि इस युद्ध के परिणाम और इसके पतन की भयानक गूंज बहुत लंबे समय तक सुनाई देगी। इसे बस एक किताब के चैप्टर की तरफ बंद नहीं किया जा सकता था। खैर, इस चेतावनी के साथ साथ उसी रिपोर्ट में ब्रिटिश नागरिकों के महान मानवीय गुणों और उनके भारी बलिदानों को एक बेहद भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दी गई, जिनके बिना ये जीत बिल्कुल असंभव थी। इसी बीच जुलाई 1945 में एक ऐसा राजनीतिक भूकंप आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ब्रिटेन का आम चुनाव। युद्ध खत्म होने की कगार पर था और तभी एक बेहद अजीब विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ थे विंस्टन चर्चिल, वो महानायक जिन्होंने युद्ध जिताया पर चुनाव हार गए, और दूसरी तरफ थी लेबर पार्टी जिसे भारी बहुमत मिला। अब यहां दिलचस्प बात यह है कि दी इकोनॉमिस्ट ने इस बड़े राजनीतिक बदलाव को पूरी निष्पक्षता के साथ सिर्फ जनता की इच्छा बताया। बिना किसी विचारधारा की तरफ झुके उन्होंने बस ये तस्दीक की कि इस चुनाव के साथ ही ब्रिटेन में समाजवाद एक सम्मानजनक स्थिति में आ गया था। सोचने वाली बात है, जिस नेता ने देश को इतना बड़ा युद्ध जिताया, उसी देश ने युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण के लिए उसे नहीं चुना। और अब सफर एक थोड़ी गहरी और खौफनाक दिशा में मुड़ता है। अगस्त का महीना, जब परमाणु युग की शुरुआत हुई। अगस्त 1945 में जो हुआ उसने सिर्फ युद्ध ही खत्म नहीं किया, बल्कि युद्ध का पूरा मतलब ही बदल दिया। हिरोशिमा पर गिरे परमाणु बम को लेकर उस वक्त की तुरंत रिपोर्टिंग क्या थी? इसे विनाश का एक और भयानक हथियार कहा गया। इन शब्दों में कोई जीत की खुशी या जश्न नहीं है, सिर्फ डर और चिंता है। बम ने युद्ध पर पूर्ण विराम जरूर लगाया, लेकिन मानवता के दिलों में एक ऐसा खौफ भर दिया जो शायद आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। और यहीं से निकलकर आता है मानव इतिहास का सबसे बड़ा सवाल। क्या अब शांति का मतलब सिर्फ अपना अस्तित्व बचाना रह गया था? परमाणु बम के बाद द इकोनॉमिस्ट ने बहुत दूर की सोचते हुए लिखा कि हम एक ऐसे नए युग में आ चुके हैं जहां शांति की परिभाषा ही बदल चुकी है। शांति अब कोई बहुत बड़ा महान आदर्श नहीं थी, यह बस अस्तित्व या विनाश के बीच एक चुनाव बनकर रह गई थी। जब इंसान के हाथ में पूरी दुनिया को पल भर में राख कर देने की ताकत आ जाए, तो सिर्फ जिंदा बचे रहना ही अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि लगने लगती है।
आखिर में एक नजर डालते हैं युद्ध के ठीक बाद के हालात पर और इस बिखरी हुई सामूहिक पहचान पर। युद्ध खत्म होने के ठीक बाद जर्मनी की जमीनी हकीकत क्या थी, एक हारे हुए देश के दिमाग पर क्या गुजर रही होगी, इसके लिए एक बहुत छोटा पर बेचैन करने वाला वाक्य इस्तेमाल हुआ, एक सपने का अंत। इसे महसूस किया जा सकता है। संवाददाताओं ने देखा कि ये सिर्फ टूटे हुए मकानों या गिली हुई इकोनॉमी की बात नहीं थी, ये उस पूरी जर्मन पहचान का बिखरना था जिसे सालों तक प्रोपेगेंडा के जरिए बुना गया था। एक पूरा राष्ट्र अपने एक झूठे ख्वाब से बाहर आ रहा था और अब उसके सामने एक बहुत ही कड़वी सच्चाई मुंह बाए खड़ी थी। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए वापस एक मूल सवाल पर आते हैं। आज इस सफर में जो कुछ भी सामने आया, चाहे वो योल्टा की दरारें हों, जीत के बीच की बेचैनी हो, चुनाव का वो राजनीतिक भूकंप हो, परमाणु हथियारों का डर या एक देश की बिखरती पहचान, सब एक ही तरफ इशारा करते हैं। 1945 सिर्फ एक युद्ध जीतने का साल नहीं था, ये उसी आधुनिक भू राजनीतिक दुनिया की नींव था जिसमें हम आज सांस ले रहे हैं। इस साल ने पुरानी दुनिया को तो दफना दिया, पर जो नई दुनिया हाथ आई वो बहुत अनिश्चित और डरावनी थी। तो क्या 1945 सच में एक युद्ध का अंत था या फिर किसी अनिश्चित भविष्य की एक भयानक शुरुआत? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमारी दुनिया के आकार को तय कर रहा है और जिस पर सोचना बिल्कुल लाजमी है। इस विश्लेषण में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।